हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वह पापा का आखिरी खत था जिसमें उन्होंने मम्मी को लौट आने के लिए कहा था, लेकिन मम्मी तो अपनी जिद पे अड़ी रही। वे अपने छोटे से अहम को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी कि कहीं वह टूट न जाए, और जबकि हकीकत तो ये थी कि पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था जिसे वह देखना नहीं चाह रही थी। माही ऑफिस के डेस्क पे बैठी अपनी पुरानी यादों को सोच रही थी। उसने कंप्यूटर स्क्रीन पे पापा लिखा हुआ है। वह गहरी सोच में डूबी हुई है और वह मन ही मन अपने आप से बातें कर रही है जिसे वह किसी और से साझा नहीं कर सकती है। तब मेरी उम्र 7 साल की ही रही होगी। इतना तो समझती ही थी कि मम्मी पापा अलग हो रहे थे और मैं 2 दीवारों के बीच दबी सी जा रही थी। पापा मुझे मानते नहीं थे या प्यार नहीं करते थे, ऐसा मुझे कोई वाक़या याद नहीं है। जितना याद है उसमें वो मुझसे प्यार दुलार करते ही दिखे। मुझे नहीं लगता कि वे एक गैर जिम्मेदार पिता थे। मुझे नहीं पता कि वे एक इंसान कैसे थे जिसे मेरी माँ ने छोड़ दिया था। मुझे नहीं याद है कि उन्होंने कभी मम्मी से कोई झगड़ा किया हो। पापा ने तलाक के बाद भी और मम्मी की दूसरी शादी होने के बाद भी मेरे लिए हर महीने पैसे भेजे थे। तब मुझे पता नहीं था, फिर बाद में पता चला, ताकि मुझे और मेरी ज़रूरतों से समझौता ना करना पड़े। शायद वे जानते थे कि मेरी जिम्मेदारी का बोझ उठाना इतना आसान भी नहीं होगा। वो मुझसे हमेशा मिलने का प्रयास करते थे, मुझसे बात करना चाहते थे, देखना चाहते थे, लेकिन वो मुमकिन न हो सका। मम्मी की दूसरी शादी होने के बाद हम सभी दूसरे शहर आ गए और पापा अकेले हमसे दूर गांव में रह गए। मैं समझ सकती हूँ कि उनके लिए वो वक्त कैसा रहा होगा। मुझे भी उनकी कमी खलती थी। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत खुश थी। आखिर अपने और पराये में तो फ़र्क होता ही है ना। मेरे मम्मी के दूसरे पति रमेश जी एक अच्छे इंसान हैं, पेशे से वकील हैं, तो जाहिर सी बात है वकालत ही करते होंगे, लोगों की ज़िंदगियों से भी और वास्तविक जीवन में भी। उन्हीं के कहने पर ही तो मम्मी ने तलाक के समय पापा की कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम पर लिया था। पापा बहुत दुखी थे, वे हमसे दूर नहीं होना चाहते थे। मैंने महसूस किया था उस कच्ची उम्र में भी वो रो रहे थे और मैं भी। मैं उनके साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन मम्मी के जिद के आगे पापा ने जोर नहीं दिया। वे चाहते तो मुझे मम्मी से छीन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे एक माँ को उसकी बच्ची से बिछड़ना नहीं चाहते थे और वो बिना किसी शिकायत के मुझे मम्मी के हिस्से में ही रहने दिए। पापा तो हमेशा से ऐसे ही थे, जो अपने लिए से ज़्यादा अपनों को महत्व देते थे। 17 साल हो चुके हैं पापा को देखे हुए। अब पता नहीं कैसे दिखते होंगे। इतने सालों में बहुत कम बार ही बातें हुई होंगी। पहले उनका फ़ोन आता था, फिर वो भी आना बंद हो गया, पर बैंक में हर महीने कुछ मेरे लिए आ ही जाता है। मेरी शादी होने वाली है विवेक से। उसका विवेक नाम है उसका। मेरा बचपन का ही दोस्त है, पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी भी है, तो उससे शादी न करने का तो कोई कारण ही नहीं है, न मेरे लिए और न ही घर वालों के लिए। हालांकि शादी का पूरा प्लान विवेक ने ही सेट किया हुआ था। वो मुझे पसंद करता है, मुझे चाहता है। जब 2 साल पहले उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था तो मैं भी मना ना कर सकी। जिसे बचपन से देखती आई हूँ उसी से प्यार करने में तो कोई ऐतराज़ नहीं था। विवेक ने ही अपने माता पिता से बात करके मेरे मम्मी पापा से शादी की चर्चा चलवाई थी। मम्मी तो सुनते ही खुश हो गई थी। मेरी शादी की उन्हें बड़ी फिक्र हुआ करती थी, जबकि मेरे 2 सौतेले भाई बहन भी हैं, पर चिंता का विषय तो मैं थी। जहाँ सब खुश हुए थे वहीं मेरे सौतेले पिताजी के चेहरे पे वो खुशी नहीं दिखी जो मेरे पापा के चेहरे पे होती। वो तो खुशी से उछल पड़ते। मैं समझ सकती हूँ कि एक पिता के लिए उसकी बेटी की खुशी कितने मायने रखती है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि पापा मेरे शादी में आएँ और एक पिता का फ़र्ज़ निभाएं, क्योंकि अब तक मैंने जो भी किया है
या जो भी हासिल कर पाई हूँ वो मेरे पापा की बदौलत ही संभव हो पाया है। भले वो मेरे पास नहीं थे, पर उनका प्यार हमेशा मेरे साथ एक कवच की तरह था। उन्हीं के भेजे पैसों से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, अपने पैरों पे खड़ी हो पाई हूँ। तो फिर मेरे जीवन के सबसे अहम दिन में पापा न हो तो मेरी खुशियाँ कितनी फीकी सी होंगी, उनका कोई मूल्य न होगा। मैं चाहती हूँ कि पापा मेरा कन्यादान करें और एक पिता का कर्तव्य निभाएं, ताकि ये दुनिया भी देखे कि मेरे पिताजी कैसे हैं, जिन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि वे पढ़े लिखे नहीं थे। एक किसान थे, एक आम आदमी थे, जो कि मेरी मम्मी पढ़ी लिखी थी। उनकी शादी के वक्त दोनों को ही इस बात की जानकारी नहीं थी कि मम्मी पढ़ी लिखी हैं और पापा पढ़े लिखे नहीं हैं। उसमें मेरे पापा की कोई गलती नहीं थी। शादी कराने वालों ने क्या वादा किया, वे इन सबसे अनजान थे। शायद मम्मी भी अपनी जगह सही ही थी। वे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी। उन्हें पापा से कोई उम्मीदें नहीं थी, और जब उन्हें पता चला कि पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, तब तो वो इतना गुस्सा हुई थी कि सीधा अलग होने का ही फैसला ले लिया था। उन्हें पापा से नफरत हो गई थी, जैसे पापा ने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। आज सुबह ही मैंने मम्मी से पापा को शादी में बुलाने की बात छेड़ा तो वह एकदम चुप सी हो गई। कहा तो कुछ नहीं, पर उनके मन में आए ख्यालों को पढ़ा जरूर जा सकता था। मैंने भी साफ कह दिया, पापा मेरी शादी में आएंगे और वो ही मेरा कन्यादान लेंगे। मम्मी मुझे अजीब नज़रों से देखती रह गई, लेकिन मैं उनकी तरफ देखना नहीं चाहती थी। कम से कम अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब टूटना नहीं चाहती और उनके आंसुओं को देखकर अपना फैसला बदलना नहीं चाहती। मैं वहाँ से चली आई और मम्मी पता नहीं क्या सोचते हुए खड़ी रही। अभी ऑफिस में हूँ, जानती हूँ घर जाऊँगी तो कई सवालों के जवाब देने होंगे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अगर मैं मेरे पापा को अपने शादी में ना बुला सकी तो फिर सारी ज़िंदगी में अपने आप से नज़र नहीं मिला पाऊंगी। आखिर उस इंसान की गलती ही क्या थी? उन्होंने तो कोई झूठ नहीं बोला था, तो फिर उन्हें इतनी बड़ी सज़ा क्यों मिली? माही अपने आप में डूबी सोच रही है। तभी मोबाइल पे विवेक का फ़ोन आया तो उसका ध्यान टूटा। यादों की गलियों में दूर तक जा चुकी माही को एक फ़ोन ने खींचकर वर्तमान समय में ले आया। वह हड़बड़ा सी गई। हाँ बोलो विवेक, माही ने फ़ोन उठाते हुए धीरे से कहा। तो विवेक को लगा कि वह ठीक नहीं है। तुम ठीक तो हो? ऐसे मुरझाए हुए क्यों बोल रही हो? विवेक ने कार चलाते हुए पूछा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ा काम में बिजी थी, माही ने सामान्य होते हुए फ़ोन पे कहा, ताकि उसे कोई संदेह ना हो। अच्छा ठीक है, इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। कब तक में फ्री हो जाओगी? विवेक ने कार को माही के ऑफिस के सामने पार्क करते हुए फ़ोन पे कहा। तो माही हड़बड़ा सी गई और समय देखने लगी। ओ सॉरी विवेक, मैं तो भूल ही गई थी, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, माही ने हड़बड़ाते हुए फ़ोन पे कहा और फिर फ़ोन बंद कर दिया। विवेक कार पे बैठा मुस्कुरा दिया। फिर वो कार के आईने में अपने बाल बनाने लगा। म्यूज़िक चालू किया जो माही का मनपसंद था। ऑफिस के बाहर एक कॉफ़ी शॉप है जिसमें लोगों का आना जाना लगा हुआ है। सूरज अस्त हो रहा है। सड़क पे भारी जाम लगा हुआ है। कार पे रेडियो बज रहा है। माही किसी सोच में डूबी हुई कार में बैठी है। विवेक देख रहा है कि जाम कब खुलेगा। क्या बात है, आज तो तुम चुपचाप रहने का उपवास वगैरह किया हुआ है, जो कुछ बोल नहीं रही हो। 1 हफ्ते बाद हमारी शादी होने वाली है, पता तो है ना तुम्हें? विवेक मजाक करते हुए माही से कहता है। तो वह मुस्कुरा देती है। तुम भी ना कुछ भी, माही मुस्कुराते हुए बोल पड़ती है। तो विवेक भी थोड़ा गाड़ी बढ़ाते हुए मुस्कुरा देता है। देखो, तुम्हारे मुस्कुराते ही जाम भी खुलने लगता है, तो ऐसे ही हंसते रहो ताकि जल्दी से घर पहुंच जाएं। विवेक फिर मजाक करते हुए माही से कहता है। तो माही की हंसी निकल जाती है। ये लो, फिर हंसने लगती है। तो विवेक भी हंस पड़ता है। कुछ भी, कहाँ जाम खुला? माही विवेक से मजाक करते हुए कहती है। तो वह गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हंसते रहो, धीरे धीरे तो खुल ही जाएगा। विवेक आगे मुस्कुराते हुए माही से कहता है। तो वह मुस्कुरा देती है। विवेक, मुझे तुमसे एक बात करनी है, माही सकुचाते हुए विवेक से कहती है।
तो कहो ना, कब से तो बोल रहा हूँ, कुछ बोलो, बातें करो। विवेक कार आगे बढ़ाते हुए कहता है। तब तक में जाम खुल जाता है। वह हल्का महसूस करता और जल्दी से कार की स्पीड बढ़ाता है। माही सच्चाई में सोच रही है कि कैसे कहे। अब इतना क्या सोच रही हो, कहो भी ना। विवेक माही को गुमसुम देखा तो पूछ पड़ा। माही अभी सकुचा रही थी। विवेक, मैं अपने पापा को शादी में बुलाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पापा ही मेरा कन्यादान करें। माही सकुचाते हुए विवेक से कहती है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, जैसे उसे समझ में ना आया हो कि वह क्या कह रही है। तुम्हें पता है ना कि मेरे घर वालों को नहीं पता है कि तुम्हारे माँ ने दूसरी शादी की हुई है और तुम्हारे पापा कोई और हैं। विवेक थोड़ा बिगड़ते हुए माही से कहता है। तो माही को बुरा लगता है। पर विवेक, वो मेरे पापा हैं और तुम जानते हो कि वो मेरे लिए कितना मायने रखते हैं। माही भावुक होते हुए आगे उससे कहती है। तो विवेक को गुस्सा आ जाता है। माही, तुम क्या चाहती हो कि हमारी शादी ठीक ठाक तरीके से हो जाए या फिर पापा पापा का ड्रामा चाहती हो? ये तुम ही फैसला कर लो। विवेक कार चलाते हुए गुस्से से कहता है, जैसे माही की बातें उसे बकवास लग रही हो। वह उसे हैरानी से देखती रह जाती है कि ये विवेक कैसी बातें कर रहा है। उसे बुरा लग रहा है अपने पापा के लिए, मगर अभी वह कोई बहस नहीं करना चाहती है, इसलिए चुप हो जाती है। विवेक गुस्से से कार चला रहा है। मिनी की आंख भर आती है। उसे पापा के लिए दुख हो रहा है। विवेक खामोश सा माही के घर के सामने कार रोकता है तो माही बिना कुछ कहे कार में से उतरकर चली जाती है। वह दुखी है कि विवेक ने उसकी भावनाओं को नहीं समझा। उसे विवेक से ऐसी उम्मीद नहीं थी। विवेक भी गुस्से में था। वह जानता है कि माही उससे नाराज है, पर अभी बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। वह अभी कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वह चुपचाप गाड़ी स्टार्ट करके चला जाता है। माही उदास सी घर के अंदर आती है कि हॉल में मम्मी, सौतेले पिताजी और भाई बहन सभी मौजूद हैं, जैसे वे सभी उसी का इंतज़ार कर रहे हों। सभी को एक साथ देखकर उसे कोई ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता है। उसे पहले से ही अंदाज़ा था कि ऐसा कुछ होने ही वाला है। अभी उसका दिमाग ठीक नहीं है, वह परेशान है, इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने में ही भलाई समझती है। हॉल पे मौजूद सभी लोग माही के आपत्तिजनक बर्ताव को देखते रह जाते हैं, जो बिना किसी प्रतिक्रिया के कमरे की तरफ जाती है। मम्मी जी पति का उतरता हुआ चेहरा देख हड़बड़ा जाती है। पिताजी को बुरा महसूस होता है और दोनों बच्चों को भी। माही, पिताजी तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, यहाँ आओ। मम्मी जी माही को कमरे की तरफ ज़्यादा देख हड़बड़ी में कहती है तो माही परेशान होते हुए माथा चढ़ा लेती है, जैसे वह अभी बात करने के बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मम्मी, क्या कल बात नहीं कर सकते हैं? अभी मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज़। माही अपने कमरे का दरवाज़ा पकड़ते हुए जवाब में कहती है और बिना मम्मी की प्रतिक्रिया सुने कमरे के अंदर चली जाती है। मम्मी जी को बुरा लगता है माही के ऐसे बर्ताव को देखकर। दोनों भाई बहन को उस पर गुस्सा आता है कि उनके पिताजी की कोई इज्जत नहीं है। लगता है उसकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं देखकर आती हूँ। मम्मी जी माही की तरफ से सफाई देते हुए कहती है तो पिताजी अपने आप को व्यस्त दिखाने के लिए अखबार देखने लगते हैं। रहने दो मम्मी, आप उसकी तरफदारी करो ही मत। देखा आपने कैसे पापा की बेइज्जती करके चली गई। सौतेली बहन रीना गुस्से से बोल पड़ती है। रीना, ऐसी बात नहीं है, देखा नहीं कितनी थकी हुई नज़र आ रही थी। मम्मी जी फिर से माही की सफाई देते हुए रीना से कहती है तो वह आश्चर्य से अपना माथा चढ़ा लेती है। मम्मी, अब छोड़ो भी ना उसकी सफाई देना। अगर उसके अपने पापा होते तो वह ऐसे बर्ताव कभी नहीं करती। सौतेले भाई विनय ने भी भड़कते हुए कहा तो मम्मी जी दुविधा में आ जाती हैं कि वह किसकी तरफ से बोले। वह परेशान सी होने लगती है। चलो बहुत हो गया, जाओ अपना अपना काम करो। तो पिताजी अखबार को देखते हुए सख्त भाव से कहते हैं तो रीना और विनय असहज हो जाते हैं और वे दोनों मम्मी को घूरते हुए वहाँ से चले जाते हैं। मम्मी जी परेशान सी दुविधा में डूबी हुई हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वह माही का क्या करे। एक तो शादी वाला घर और दूसरा उसकी जिद, जिसका अर्थ पूरे समाज में उसके सामने शर्मिंदा होना। पतिदेव ने तो पहले ही साफ मना कर दिए हैं, अगर माही अपने जिद नहीं छोड़ी तो बहुत हंगामा होने वाला है। वह अपने आप में परेशान होते हुए सोच रही हैं। बिस्तर पे पड़ी माही सिसकते हुए किसी सोच में डूबी हुई थी। उसे अपने पापा की याद आ रही है, जिसके लिए वह सबसे लड़ रही है, लेकिन उसका साथ कोई नहीं दे रहा है। उसे दुख हो रहा है,
वह रो रही है। उसे बुरा लग रहा है कि विवेक ने भी उसे समझने की कोशिश तक नहीं की। एक बार पूछता तो सही, कम से कम मुझे समझाने की कोशिश तो करता। लेकिन नहीं, उसने बिना मेरी भावनाओं के कद्र किए साफ इनकार कर दिया। तभी माही के मोबाइल पे मैसेज आता है तो उसका ध्यान टूटता है। मोबाइल पे देखा तो विवेक का मैसेज है, जानू अभी भी गुस्सा हो? तो उसे गुस्सा आ जाता है और वह कोई जवाब नहीं देती है। कुछ देर बाद फिर विवेक का मैसेज आता है, जानू ये कैसी बचकानी हरकत है, थोड़ा तो प्रैक्टिकल समझो। विवेक ने फिर मैसेज में लिखा तो माही को और गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से मैसेज लिख दिया, क्यों विवेक, मेरी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ तुम लोगों के ही सपने होते हैं। तो फिर आगे विवेक का कोई मैसेज नहीं आता है। माही को नहीं पता कि उसने क्या मैसेज किया है, लेकिन शायद विवेक ने बहुत कुछ अर्थ निकाल लिया होगा, इसीलिए तो फिर उसका कोई मैसेज नहीं आया। माही को इंतज़ार था कि उसका कोई जवाब आए, लेकिन नहीं आया और वह पापा, विवेक और अपने बारे में सोचते सोचते सो गई। सुबह होती है। मम्मी जी के पूजा करने की घंटी बज रही थी। सूरज की किरणें पूरे छत पे बिखरी हुई हैं। माही आज छत पे योगा करने नहीं गई, नहीं तो वह रोज़ छत पे अकेले योगा और कसरत किया करती थी। उसे स्वस्थ और फिट रहना पसंद है। सुबह की लालिमा देखना उसका मनपसंद काम होता है। चिड़ियों को दाना देना उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज वह नहीं आई है। देर रात तक जागने के कारण सुबह उसकी नींद नहीं खुल पाई और वह अभी भी सो रही है। हॉल में पिताजी टीवी पे समाचार सुन रहे हैं और साथ ही चाय की चुस्की ले रहे हैं। मम्मी जी पूजा घर से आती हैं, तभी माही तैयार होकर कमरे से बाहर आती है। वह बहुत जल्दी में होती है। सौतेले पिताजी उसे तिरछी नज़र से देखते हैं। माही रुको, नाश्ता तो करती जाओ। मम्मी जी माही को जल्दबाजी में जाता हुआ देख उससे कहती हैं, मम्मी पहले से लेट हो चुकी हूँ, बाहर ही कुछ खा लूँगी, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। माही जल्दबाजी में जवाब देते हुए कहती है और बिना सौतेले पिताजी की तरफ देखे वह चली जाती है। पिताजी अपनी पत्नी का चेहरा देखते रह जाते हैं, जैसे कहना चाह रहे हो, देखो कैसे बर्ताव करती है मुझसे। पत्नी ममता जी समझ जाती हैं कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। वह नज़र चुराते हुए रसोई की तरफ जाने लगती है। पिताजी फिर हैरान से टीवी देखने लगते हैं, जैसे वह अपने ही घर पे कोई अजनबी हूँ। विवेक उखड़ा सा कार चलाते हुए जा रहा है। सड़क पे गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है। विवेक एक स्टॉप पे कार रोकता है। वह कार का शीशा उतारता है, मगर कहीं माही नज़र नहीं आती। वह समझ जाता है कि वह बस से ऑफिस चली गई होगी। विवेक को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह दांत पीस कर रह जाता है। फिर कार स्टार्ट करता है और जाने लगता है। ऑफिस के डेस्क पे माही बैठी कोई फाइल देख रही है, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा है। पिछले कुछ सालों में पहली बार होगा जब वह विवेक के साथ ऑफिस न आई हो, और अब जबकि उसकी शादी उससे होने वाली है, ऐसे में इस तरह रूठना ठीक नहीं हो सकता। रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। माही मन ही मन सोच रही है, कहीं वह गलत तो नहीं कर रही है। मोबाइल पर नज़र घुमाया तो विवेक का न कोई कॉल था और न ही कोई मैसेज। उसे फिक्र होने लगती है, कहीं विवेक उससे नाराज़ न हो जाए। एक बार दिल में आया भी कि फ़ोन करके देख ले, लेकिन फिर सोचा अभी गुस्से में होगा, शाम को मिलूंगी तो बात कर लूँगी। माही फाइल देखते हुए मन ही मन अपने आप से कह रही है। तभी उसकी दोस्त उससे कहती है कि बॉस बुला रहे हैं। तो वह खोई हुई होती है, जो अपनी दोस्त की बात नहीं सुन पाती। उसकी दोस्त मुस्कुरा देती है। उसे लगता है कि माही अपने मंगेतर के ख्यालों में गुम है। फिर वह माही के करीब जाकर धीरे से कहती है, डार्लिंग ख्यालों से बाहर आओ, बॉस बुला रहे हैं। माही हड़बड़ा जाती है, जैसे किसी ने उसकी चोरी को पकड़ लिया हो। उसकी दोस्त हंस पड़ती है। माही शर्मा जाती है। घर पे माही की मम्मी जी बेड पे सूटकेस खोल कर रखी हुई हैं। उसमें से पुराना कपड़ा, गहना रखे हुए हैं, जिसे वह बड़े प्यार से देख रही हैं। जब से माही का जन्म हुआ था, तभी से वह एक एक करके माही की शादी के लिए तैयारियां करने लगी थी। एक हार को हाथ में लेकर महसूस करती हैं कि यह तो वही हार है जो उन्हें उनकी पहली शादी में उनकी सास ने दिया था। ममता जी को कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे वो कोई चोर हों। चोर ही तो हैं। तलाक के बाद भी उनके अनपढ़ पति ने कुछ मांगा नहीं था, जैसे उन्हें किसी भी चीज़ का मूल्य न पता हो। कितनी आसानी से सब कुछ दे दिया था, बिना किसी शिकायत के।
ममता जी उदास सी होने लगती हैं, जैसे कोई तीर उनके दिलो दिमाग में चुभ रहा हो और वह कुछ भी न करने में असमर्थ हो। शाम होने को आई। माही की दोस्त ऑफिस से बाहर आई, मगर आज विवेक की कार नहीं खड़ी थी। माही समझ गई कि वह उससे नाराज़ है। अरे माही, आज तेरा हीरो नहीं आया क्या? माही की दोस्त मोबाइल देखते हुए पूछती है तो माही हड़बड़ा सी जाती है। नहीं आते होंगे, शायद ट्रैफिक में होंगे। माही तुरंत हड़बड़ाते हुए जवाब में कहती है ताकि उसकी दोस्त को शक न हो कि उनका झगड़ा हो गया है। ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ, चल बाय। दोस्त के चलते जाते ही मीना माही से कहती है तो माही भी मुस्कुराते हुए जवाब में कहती है बाय। लेकिन वह तो जानती है कि विवेक क्यों नहीं आया है। उसे विवेक के लिए फ़िक्र होने लगती है। उससे रहा नहीं जा रहा है। फिर वह विवेक को फ़ोन लगाने लगती है। घंटी जा रही है मगर वह फ़ोन नहीं उठा रहा है। माही की धड़कन बढ़ती जा रही है। तभी आखिरी घंटी में वह फ़ोन उठा लेता है। हेलो विवेक जी, कहाँ हैं आप? आए नहीं? माही एक सांस में संकोचित होते हुए फ़ोन पे कहती है तो विवेक कार चलाते हुए गुस्सा हो पड़ता है। तुम्हें मेरी ज़रूरत क्या है? तुम तो बहुत स्मार्ट हो ना। जैसा तुम चाहोगे सब वैसा होगा ना। पर मैं तुम्हारे इशारों पर नाचने वाला नहीं हूँ, समझी? विवेक कार चलाते हुए गुस्से से कहता है तो माही डर जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं होता है कि इतने गुस्से में वह क्या कह रहा है। फिर वह फ़ोन बंद कर देता है। माही हैरान सी खड़ी रह जाती है कि अब क्या करें। बियर बार की चमकी लाइट झिलमिला रही है। बार में से लोगों का आना जाना लगा हुआ है। विवेक गंभीर भाव से अपने 3 दोस्तों के साथ ड्रिंक करते हुए बैठा है। वह अभी भी गुस्से में है। उसके चेहरे पे सख्तीपन है, जैसे उसके दिमाग में कोई तूफान सा मचा हो। यार अब छोड़ भी ना, क्या मुंह लटकाया हुआ है? थोड़ा चिल भी मार ना। छोटे मोटे तो झगड़े होते ही रहते हैं। दोस्त अतुल ड्रिंक करते हुए विवेक से कहता है तो बाकी दोस्त हंस देते हैं, जो कि विवेक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह गुस्से से उन्हें घूरता है। भाई, तुझे भाभी की भावनाओं को समझना चाहिए। अगर उसकी ही शादी में उसके अपने पिताजी नहीं होंगे तो फिर उसकी खुशी तो अधूरी ही रह जाएगी ना। दूसरा दोस्त अमन विवेक को समझाते हुए कहता है तो वह उसे आश्चर्य से देखने लगता है और बाकी दोस्तों की मुस्कान छूट जाती है, जैसे उन्हें अमन की बातें बेकार लग रही हो। ऐ भाई, तू अपना ज्ञान देना बंद कर। क्या तुझे नहीं पता है कि विवेक की मम्मी पापा नहीं जानते हैं कि माही के असली पिता कौन हैं? और अगर उन्हें भनक भी लग गई तो फिर शादी का टूटना तो तय है। क्यों भाई, ठीक कहा ना मैंने? तीसरा दोस्त तरुण अमन को डपटते हुए कहता है तो उसे अजीब महसूस होता है कि इन बेवकूफ़ों को समझाना उसके बस का नहीं है। विवेक चुपचाप सख्तीपन से ड्रिंक कर रहा है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, और तू ये बता कि क्या गारंटी है कि अंकल आंटी को माही के असली पिताजी के बारे में पता नहीं चलेगा? और जब चलेगा तो तब तुम लोग क्या उखाड़ लोगे? तो अमन आगे अपनी बातों पर जोर देते हुए कहता है तो दोनों दोस्त आपस में मुंह ताकने लगते हैं। फिर वह भी गुस्से से एक घूंट पीता है। विवेक गंभीर भाव से कुछ सोच रहा है। आज नहीं तो कल सच्चाई पता चलनी ही है। देख विवेक, कहीं ऐसा ना हो कि माही के दिल में तेरे लिए कोई और ही छवि न बस जाए। तुझे उससे बात करनी चाहिए। अमन आगे दोस्त विवेक को समझाते हुए कहता है तो बाकी दोस्त नशे की हालत में विवेक का मुंह देखने लगते हैं कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मगर वह तो गंभीर भाव से ड्रिंक करने में लगा हुआ है, जैसे उसे दोस्तों की बातों से कोई मतलब ना हो या उसका ध्यान कहीं और हो। घर में खाने की टेबल पे माही रोटी को तोड़ते हुए गुमसुम सी बैठी है, पर किसी सोच में खोई हुई थी। बगल में बैठी मम्मी जी उसकी थाली पे सब्जी डाल रही हैं। सौतेली बहन रीना और भाई विनय सामने वाली टेबल पे माही को घूरते हुए बैठे हैं। तभी सौतेले पिताजी सामान्य भाव से आते हैं। मम्मी जी उनके सामने थाली रखती हैं। माही नज़र झुकाए रोटी के टुकड़े को सब्जी में डुबोए हुए लेकिन खा नहीं रही है। उसका ध्यान कहीं और है। वह किसी गहरी सोच में डूबी है। पिताजी एक नज़र उसकी तरफ देखते हैं, फिर वह अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं। मम्मी, तो कल आप लोग मुझसे क्या बात करने वाले थे? अभी पूछ सकते हैं, जो भी पूछना हो। माही नज़र झुकाए हुए मम्मी से कहती है तो वह थोड़ा असहज सी हो जाती हैं। वह पति रमेश की तरफ आश्चर्य से देखने लगती हैं। सौतेले भाई बहन रीना और विनय माही को आश्चर्य से घूरने लगते हैं।
पिताजी भी उसकी तरफ संदेह भाव से देखते हैं, शायद उसके मन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। हाँ बेटा, वो तुम्हारे पिताजी कुछ कहना चाहते हैं, मम्मी जी पति की तरफ देखते हुए असमंजस से कहती हैं। तो पिताजी उसकी तरफ पलक झपकाए हुए इशारा देते हैं कि मैं सब संभाल लूँगा। मम्मी जी चैन की सांस लेती हैं, मगर उन्हें डर है कि माही की क्या प्रतिक्रिया होगी। माही अभी भी रोटी के टुकड़े के साथ खेल रही है। बेटा माही, मैंने हमेशा तुम्हें रीना और विनय की तरह ही देखा है, कभी तुम लोगों में कोई फ़र्क नहीं किया है, और ख़ास तौर पर तुम्हें तो कभी कुछ नहीं कहा और न ही तुमसे कोई शिकायत हुई है। पिताजी माही की तरफ देखते हुए सामान्य भाव से कहते हैं। मम्मी जी दुविधा भरी नज़र से दोनों का चेहरा ताक रही हैं। रीना और विनय घूरते हुए धीरे धीरे खा रहे हैं। बेटा, अगले हफ्ते से शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। पूरा घर मेहमानों रिश्तेदारों से भर जाएगा। ऐसे में तुम्हारे पिताजी का आना सबके लिए एक सवाल बन जाएगा। हम किस किस को जवाब देते फिरेंगे? तुम मेरे कहने का मतलब समझ रही हो ना? पिताजी माही को समझाते हुए बड़े सहजता से कहते हैं, तो उसकी हंसी निकल जाती है, जैसे उसे सौतेले पिताजी की बातों में मजाक सूझ रहा हो। अगर कल को रीना की शादी में आप न जा पाएँ तो आपको कैसा महसूस होगा? तकलीफ़ होगी ना, दर्द होगा ना? लेकिन नहीं, कोई मेरे पापा को नहीं समझना चाहता है, कोई मेरी भावनाओं को नहीं समझना चाहता है कि मैं क्या चाहती हूँ। आखिर उस इंसान की क्या गलती है? क्यों वो मेरे खुशी में शामिल नहीं हो सकते हैं? माही आगे थोड़ा बिगड़ते हुए सौतेले पिताजी से कहती है, तो वो चकित से रह जाते हैं। उन्हें माही की बातों से ठेस पहुँचती है, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकते हैं। माही भावुक होकर रो पड़ती है। उसे अपने पापा के लिए बुरा लगता है कि कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा है।